So historical search here is a brief outline that is related to today's lecture. That today we will learn about introduction of historical search, what is history, scope of historical search, formulation of problem for historical search, historical sources, what are historical sources, primary sources and secondary sources, historical criticism, and internal criticism, and strengths and weaknesses of historical research. So now I'm moving to the next slide. So this slide is about what is history, as it is shown on the screen. तो आपके ख्याल में हिस्ट्री क्या है? What is history? Any one of you who can answer me? आप बता सकते हैं what is history? जी, नबीहा आप बता सकते हैं, सायरा चौधरी या ना फातिमा बता सकते हैं आपके ख्याल में हिस्ट्री क्या है? What is history? इन सिंपल वर्ड्स क्या है हिस्ट्री? सर हिस्ट्री में हम पास्ट की जो सारी डिटेल्स हैं, पास्ट में कौन से इवेंट्स हुए हैं उन सबको स्टडी करना हिस्ट्री में ही आता है। अच्छा, ये आपके सामने स्लाइड है अनम, इसको जरा पढ़ के बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करें जो आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, अभी पढ़ें इसको। जी स्टूडेंट्स, आपने कोई सर इसमें भी यही है। सर के पास से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं वो ह्यूमन से कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो वो हिस्ट्री होगी। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको जो लिखा हुआ उसको स्टेट कीजिएगा, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। रीड करेंगे यहाँ स्लाइड से। सर इसमें यह है कि हिस्ट्री में जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं उनको पहले हम डिस्कवर करें, उनका डाटा फिर कलेक्ट करें, उसको प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज करें कि कौन से फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट ईयर्स में कोई चीज़ें हो रही हैं तो हम उनको ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद फिर हम उनकी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दें और उनको फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें, उसको देखें, तो उस सारे वो इवेंट्स की एक जो डिटेल आएगी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड, उसको हम हिस्ट्री कहेंगे। थैंक यू सो मच अनम। तो यहाँ पे करतुलहन ने लिखा है थिंग्स दैट हैज़ बीन हैपन इन द ओल्ड टाइम्स, और इसी तरह से काशिफ रज़ा ने लिखा है एनी इंसिडेंट दैट हैज़ डन और हैपन इन पास्ट। और दो लोगों ने यहाँ पे आंसर किया इस क्वेश्चन का। हाँ, जुबैदा का भी आंसर आ रहा है सर, हिस्ट्री इज़ अ मीनिंगफुल रिकॉर्ड ऑफ मैंस अचीवमेंट। ठीक है जुबैदा, आपका अच्छा कमेंट है कि हिस्ट्री में हम सिर्फ वही चीज़ें रखते हैं जो वर्थ कीपिंग होती हैं, तो हर चीज़ को हम हिस्ट्री कवर नहीं करते। ठीक है, रूपा ने बड़ा अच्छा कमेंट किया सर, हिस्ट्री इज रिलेटेड टू हेरिटेज ऑफ अ पास्ट ऑफ द नेशन, कि नेशन का जो पास्ट का हेरिटेज होता है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद नुमान के ख्याल में ह्यूमन जो रिकॉर्ड है, ह्यूमन बीइंग के जो रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसको हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आप नुमान सही कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑन द स्क्रीन यू कैन आल्सो सी द स्टडी ऑफ द पास्ट, पार्टिकुलरली हाउ इट रिलेट्स टू द ह्यूमन बीइंग्स। तो हम माजी में जो चीज़ें इंसान के रिलेटेड हो चुकी हैं उनको जब स्टडी करते हैं, दैट बिकम्स अ हिस्ट्री। ओके, कोई बात नहीं है नगीना। Then we see as when we define it more comprehensively, we see it is an umbrella term that relates to past events, as well as the memory, the discovery, the collection, organization, presentation, and interpretation information about the past events. ठीक है, तो ये माजी के बारे में जो हमारे इवेंट्स हो चुके हैं, उसके बारे में जो मेमोरीज हैं, उसके बारे में जो डिस्कवरीज हैं, उसके बारे में जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, और प्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज हिस्टोरिकल सर्च? कल भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज हिस्टोरिकल सर्च। So here on the screen we can see that historical search is a systematic collection and evaluation of the data to describe, explain, and thereby understand actions or events that occurred sometime in the past. So historical जो study है, historical research है, इसका ताल्लुक again systematic collection of data से है, और फिर उस data की evaluation से है, और उसके लिए फिर हम उस डाटा को ना सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं बल्कि
और कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और उसे उन्हें जो भी वो एक्शंस हो चुके हैं, इवेंट्स हो चुके होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो कि जिनका ताल्लुक माजी से हो, दैट रिलेटेड टू द हिस्ट्री और द पास्ट, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ बात याद रखें, दैट नो मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड प्राइमरी फोकसेस इन द पास्ट। तो इसमें रिसर्चर का ताल्लुक जो होता है, फोकस होता है, वो अब हिस्ट्री के साथ तो होता है, लेकिन उसकी जो मैनिपुलेशन वो नहीं करेगा, वो अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करेगा, ना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ ऐड करेगा, बल्कि जो चीज़ जैसे एग्जिस्ट कर रही होती है, जो चीज़ें एविडेंसेस हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिल रही होती हैं, उनको वो कलेक्ट करके उस पर अपनी आर्गूमेंट दे सकता है, लेकिन उन एविडेंसेस को चेंज नहीं कर सकता ये, या उन एविडेंसेस में अपनी कोई किसी किस्म की आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट आया है हमें हसीना खालिद की तरफ से, दैट हिस्ट्री गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द स्टेट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। बेटा ये आपका बहुत अच्छा कमेंट है कि ये कहा जाता है कि एक जो नेशन है, अगर वो अपनी हिस्ट्री को नहीं जानती, तो वो अपने प्रेजेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती और फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। इट इज़ वन ऑफ द proverb में भी कि any nation who cannot understand their history can never judge their can never understand their present and can never judge their future or predict their future। तो ये भी कहा जाता है। सो हिस्ट्री इज अ मीनिंगफुल record of man achievement, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैन uses history to understand the past and try to understand the past in the light of past events and developments, ठीक है। आयशा शौकत का बड़ा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स है, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया आयशा शौकत। ओके, now I'm moving to the next slide. This slide is about the purpose of historical research. Okay, here it is shown that the purpose of historical research is to make people aware of what has happened in the past so that they may learn from past failures and success. And similarly to test hypothesis concerning the relationship of trends and to assist in the prediction। तो बेसिकली हिस्ट्री के दो मेजर, जैसे मैंने अभी एक प्रोवर्ब भी आपको बताया और एक कमेंट भी किया हिस्टोरी की हिस्ट्री पे, तो इसी तरह से हमें हिस्ट्री के थ्रू एक पर्पज़ ये सर्व हो रहा है कि पीपल जो है, डिफरेंट पीपल हैं, दे कम टू नो अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड दे लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एज वेल एज फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द पीपल इन द पास्ट। तो हमें लोगों के फेलियर से भी हम लर्न कर रहे होते हैं और उनके सक्सेस से भी लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और प्रवर्ब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि अक्लमंद वो नहीं होता जो खुद गलती यानी जो खुद गलती करे और फिर सीखे, ठीक है। अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा शख्स जो खुद गलती करता है और फिर सीखता है, वो अक्लमंद नहीं होता है। ही इज़ नॉट अ वाइज मैन। वाइज मैन कौन होता है? वाइज पर्सन कौन होता है? हु लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, फेलियर्स ऑफ अदर्स। तो वो ज़्यादा वाइज होता है। अब मुझे नहीं पता इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं आई, लेकिन मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक वाक्य शेयर करता हूँ। एक इंसान 15वीं 20वीं बिल्डिंग पे जाता है और वहाँ से जाके वो जो लेवल है बिल्डिंग का, वहाँ से छलांग निकालता है और देखता है कि भाई दूसरा जो शख्स है उसकी टांगें टूट गई हैं, वो मर गया है। तो लाजमी नहीं है वो खुद 15वीं 16 बिल्डिंग पे जाए और वहाँ से छलांग लगाए और फिर देखे क्या मेरी भी टूटेंगी कि नहीं। तो डेफिनेटली उसे दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए कि उसने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और इसी तरह से कुछ हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप या ट्रेंड्स देख सकते हैं कि माजी में क्या थे और प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होंगे। बाज़ बार ये भी कहा जाता है कि जो फैशन होता है ना, वो हर 20-25 साल बाद चेंज हो जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि 20-25 साल बाद वो फैशन आ जाता है जो हो सकता है 50 साल पहले हो रहा होता है इस्तेमाल। तो ये भी एक तरह की एक सही है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि फैशन खुद को रिपीट करता रहता है। ऐसे जो ट्रेंड्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। कभी हमारा ट्रेंड किस तरफ चला जाता है, कभी किस तरफ चला जाता है, कभी वो चीज़ें जो माजी में हम कर रहे होते हैं वो हमारा ट्रेंड बन जाता है, और कभी हम फ्यूचरोलॉजिस्ट के हवाले से जो फ्यूचर में चीज़ें करने होती हैं उनका ताल्लुक किसी और दौर से होता है, उसमें वो लोग इंसान वो काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें एक दूसरे को रेप्लिकेट करती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा, उसमें वी कैन सी हियर एग्जांपल्स हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, दैट हाउ आर स्टूडेंट्स एजुकेटेड साउथ ड्यूरिंग द सिविल वार, के सिविल वार में जो साउथ में लोग थे वो कैसे एजुकेट हुए हैं। और इसी तरह से
how have working conditions for teachers changed since 19 1900 से अब तक जो है ना वो किस तरह से वर्किंग कंडीशन जो चेंज हुई हैं, और व्हाट वाज इंस्ट्रक्शंस लाइक इन अ टिपिकल फोर्थ ग्रेड क्लासरूम 100 years ago। तो आज से 100 साल पहले जो फोर्थ ग्रेड क्लासरूम उसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो थी वो दी जाती थी। तो यानी हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि भी लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बेटा डेवलप हुए हैं। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुआ है, और वो इम्प्रूव होता होता आज की स्टेज जो है ना उसको अपना लिया है। एक वक्त था कि किताबें हाथ से लिखी जाती थी, और उस वक्त प्रिंटर्स नहीं थे, छापे नहीं थे, और उस वक्त बुक्स की पब्लिकेशन बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। चंद एक रेयर कॉपीज सिर्फ क्रिएट होती थी, उन्हीं को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो एक वक्त आ गया, फिर बाद में ये छापा खाना शुरू हो गया, प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हो गया, और इसमें फिर जो सैकड़ों बुक्स की जो पब्लिकेशन थी वो आसान हो गई। तो एक वक्त था कि आपको पता है कि सिर्फ ख़त जो था, लेटर, यानी पोस्टल सर्विसेज बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का सोर्स होता था, कि हर डॉक जो है वो पोस्ट के, हर लेटर पोस्ट के थ्रू डिलीवर होना है। तो अब देखें कुछ अर्सा पहले से, कुछ डेकेड्स पहले से वो फैक्स पे मुंतकिल हो गया, टेलीग्राम में मुंतकिल हो गया, उसके बाद फैक्स पे आ गया, फैक्स से वो ईमेल पे आ गया, ठीक है, और ईमेल से आप सोशल, जो आपका आज ऑनलाइन सोशल मीडिया उस पर आ गया, व्हाट्सएप हो गया, जो ट्विटर या फेसबुक, इस तरह चीज़ें बन गई हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से चेंज हो गई है। तो डेफिनेटली एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री। तो इस तरह एजुकेशन में भी हम देख सकते हैं हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर अब तक। तो उन पॉलिसीज़ के रिलेटेड हम स्टडीज़ कर सकते हैं कि कोई ख़ास पॉलिसी में क्या चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको उस वक्त क्यों रखा गया, और क्या चीज़ें उसमें थी। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं जिनके जिनको स्टडी करके हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यही पर्पज़ है बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च का भी, कि हम माजी से कोई टॉपिक सेलेक्ट करें जिनका ताल्लुक एजुकेशन से हो, और उसको फर्दर हम एक्सप्लोर करें, और उसकी जो फाइंडिंग्स हों और कंक्लूजन हों दूसरों से शेयर करें। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई, व्हाट वर द मेजर डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन स्कूल्स इन 1940 एज कम्पेयर टू टुडे। तो 1940 में हम देखेंगे कि क्या स्कूल्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स थे, किसी खास लेवल पे, प्राइमरी स्कूल में या एलिमेंट्री स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये चीज़ें इस तरह से बेटा की जा सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्टेट स्कूल एजुकेशन 1870 एंड 1940, तो उसमें इन्होंने कंपेयर किया हुआ है पब्लिक स्कूल्स को स्टेट स्कूल्स को। तो हिस्टोरिकली इनको इन्होंने स्टडी किया है। तो ऐसे बेटा आप हम अपने तहसील में या डिस्ट्रिक्ट्स में देख सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह की सर्विसेज थी, उनको कंपेयर कर सकते हैं, प्रोविंसेस लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं कि 1950s में या 19, चलिए इतना ओल्ड नहीं हम जाते, 1980s में या 70s में या 90s में हम देख सकते हैं कि भाई डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें किस तरह की जो फैसिलिटीज़ थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ रिलेटेड स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें अब मेरे साथ अनम है यहाँ पे, और किसी ने ज्वाइन किया बेटा? अनम आप अकेले ही हैं जिसने माइक से ज्वाइन किया, और नबिया ने यहाँ पे भी माइक ऑफ रखा हुआ है, सायरा ने भी माइक ऑफ रखा हुआ है। नबिया सायरा आपका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे ख्याल में यहाँ पे भी। ओके अनम, इस बारे में आपको कोई हमें गाइड करेंगे क्या लिखा हुआ सामने स्क्रीन पे? अनम आप मेरे साथ हैं अनम? सर बेटा ये थोड़ा सा रीड कर दीजिएगा प्लीज़, इसको एक्सप्लेन करें जो भी आपको समझ आते, क्योंकि बाद में मैं कर देता हूँ। जी अनम बताएंगे क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे? जी सर रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा जो ये सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है इसको जरा रीड करेंगे। सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। बेटा ये स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ स्लाइड पे क्या, इसमें क्या लिखा हुआ उसको रीड कर दें। स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल। सर एक मिनट में देख के बताती हूँ। सायरा चौधरी कहेगी सर गलती से सीखना है, अपनी हो या दूसरों की। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन बेटा अब हम अच्छे इंसान वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। एक आदमी कुएं में छलांग लगाता है,
और वो फौत हो जाता है, तो हमने लाजमी कुएं में छलांग लगानी है, मुझे बताओ। एक बंदा दरिया में, उसे तैरना नहीं आता, वो दरिया में छलांग लगा देता है और वो फौत हो जाता है, तो क्या मुझे भी दरिया में छलांग लगा देनी चाहिए? तो इसलिए ऐसे जो एविडेंसेस जिसका हमें पता हो, कॉन्सिक्वेंसेस का पता हो कि दूसरों ने गलतियाँ की है, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें भी फैसले करने चाहिए कि उन फैसलों से बचें। ठीक है, तो हमें उस तरह के फैसले करने से गुरेज करना चाहिए। जी हम पढ़ेंगे, ये मैं ही करूँ? अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में बेटा ये बताया गया है कि जो हिस्ट्री है दैट embraces द इंटायर फील्ड ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड इज एज ब्रॉड एज लाइफ इटसेल्फ। तो इसका हिस्ट्री का ताल्लुक तब से है जब से आदम इस्लाम जो है ना दुनिया में आए हैं। मुझे बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ये बिलीफ है। जी है ना? और इसमें आप किसी भी एरा में जाके पढ़ सकते हैं, देख। सर इसमें हिस्ट्री, जी सर। जी है ना, बोलिएगा, बोलिएगा प्लीज। सर इसमें हिस्ट्री का बताया हुआ है कि हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। मतलब उसमें हिस्ट्री से हम हर चीज़ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पास्ट में जो भी सारे एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उनसे हम प्रेजेंट के लिए एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो हिस्ट्री देखिए ना, ह्यूमन लाइफ जो है ना, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। दुनिया में जितने भी फील्ड्स बने हैं नॉलेज के, जितने भी डेवलपमेंट हुई है नॉलेज के अंदर, और जितने भी डिसिप्लिन्स बने हैं, उन सब की एक हिस्ट्री है। चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, उसमें फर्दर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है। तो जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, लॉ है, जितने भी डिसिप्लिन और फील्ड्स हैं नॉलेज के, उन तमाम की बेटा एक हिस्ट्री है। और ये तमाम की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री का हिस्सा है। तो ये तमाम मिलके हिस्ट्री बनते हैं। ठीक है, वैसे तो इंडिविजुअली हर एक की हिस्ट्री है, लेकिन ये सब मिलके एक हिस्ट्री बनते हैं जो हिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो बात है कि दैट हिस्ट्री embraces द एंटायर फील्ड ऑफ ह्यूमन पास्ट, तो ये डेफिनेटली इट कवर्स एवरीथिंग दैट में बी इंक्लूडेड, चाहे वो फिलोसफी है, चाहे वो बेसिक साइंसेज हैं, वट एवर। So our human past include many areas of social experiences and activities that frequently have proved more significant than political history and military campaigns। ये कमेंट है यहाँ पे इसके बारे में कि जो ह्यूमन पास्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सोशल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हैं और एक्टिविटीज़ हैं, दे आर प्रूव बेटर दैन द पोलिटिकल हिस्ट्री एंड देयर मिलिट्री कैंपेन्स। और इसी तरह से कल्चरल जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन तमाम को बेटा हिस्ट्री है और इन तमाम पे हम जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री इज़ रिलेटेड विद द सोशल साइंस फॉर एग्जांपल एंड इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा हम स्लाइड पे जा रहे हैं। Now the next slide is about characteristics of historical research, or I'm going to change it here also। आपके बेटा जो 10 नंबर स्लाइड है characteristics of historical research, तो पहला जो बेटा इसकी characteristics है that is related to aim of critical aim for critical search for the truth। तो ये हम बेसिकली डिग आउट कर रहे हैं द हिस्टोरिकल ट्रूथ। ठीक है, कि हिस्ट्री में माजी में सच्चाई क्या थी। देखिए हर चीज़ के बारे में लोगों की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक के पास जो नॉलेज के जो सोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हर रिसर्चर या हर जो स्कॉलर होता है वो अपने तरीक़ों से या अपने जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है उससे वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि भाई डिग आउट कर रहा होता है कि भाई माजी में क्या हुआ है। तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बहुत क्लोज चला जाता है ट्रुथ को, कई दफ़ा ट्रुथ को पा भी लेता है और कई दफ़ा ट्रुथ से डेविएट भी हो जाता है। तो एनी हाउ जो मकसद होता है हमारा वो यही होता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, और सेकंड सेकंड एम हमारे पास क्या है,
जी अनम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर इसको हम कल वाले लेक्चर से रिलेट कर सकते हैं ना, जो हम पढ़ रहे थे कि हम थ्योरी जो है वो प्रेजेंट होती है, और अगर थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिर साइंटिस्ट, और तो वो लॉ बन जाता है। तो डिफरेंट स्टडीज होती रहती हैं, हर और कुछ जो है वो सर्च एक्सेप्ट होकर का लॉ बन जाते हैं, और कुछ जो है सर्च वो डिनाई हो जाती हैं। सर्च सर्च का पर्पस ही फाइंड आउट ट्रूथ होता है, यानी हम बेसिकली ट्रूथ की ही स्टडी में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल सर्च है, ये ऐसे ट्रूथ हैं जिनका ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है। तो जो हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री को जानते हैं या हिस्ट्री में जाके देखना चाहते हैं, वो हिस्टोरिकल ट्रूथ्स को ज़्यादा डिग आउट करते हैं, उनको ज़्यादा फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उनके जो जो भी फाइंडिंग्स कंक्लूजन होते हैं वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं। हिस्ट्री से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं। ये तो हम पे डिपेंड करते हैं ना एज ए स्कॉलर ने ना, कि हम कितना वाइड थिंक करते हैं, हमारी अपना लेवल ऑफ थिंकिंग कितना वाइड है, तो उसमें क्या कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो अब आपकी अपनी एफर्ट है ना। मसलन एजुकेशन के फील्ड में अगेन मैं बात कर चुका हूँ, जैसे आपकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं इनके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, या डिफरेंट जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से एजुकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट का फील्ड है उसके अंदर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। या मुख्तलिफ एरास में जो आप कंपेयर कर सकते हैं, मैंने ये कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपेयर कर सकते हैं कि 90s में, 80s में, 70s में जो आपके सेकेंडरी स्कूल है या एलिमेंट्री स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें किस तरह की फैसिलिटीज़ थी। तो आप उस पर उसको स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट वर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द एरा ऑफ 1990s in public and private schools, और only public schools in the districts of या इन द तहसील्स ऑफ, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। नगीना ख्याल है कि कुछ लॉज की जिनकी समझ नहीं आ रही तो एक्चुअली हिस्ट्री स्टडी करें, डेफिनेटली वो हिस्ट्री का हिस्सा है। अगर आप उन्हें स्टडी करेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा बैरियर होता है, वो लैंग्वेज है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिस्ट्री में जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, आपने तो भी नहीं पढ़े, हमने पढ़े हैं पीएचडी में, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे। जो मैंने आर्टिकल्स 90s के पढ़े हैं, डिफरेंट जो सॉर्ट ऑफ स्कॉलर्स हैं, उनके जो जेन्युइन आर्टिकल्स हैं, उनको जब मैंने रीड किया है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी डिक्शनरी को बहुत दफ़ा विज़िट करना पड़ा है। और चूँकि उसमें जो ग्रामर, उसमें जो डिक्शनरी वर्ड्स थे, वोकैबुलरी थी, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट दैट इज़ बीइंग यूज्ड टुडे इन द आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट जर्नल्स। तो इसलिए उनको उनको लैंग्वेज को भी समझना एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो तीसरा जो है, देयर इज़ नो एग्रीड डेफिनेशन ऑफ व्हाट टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूटेड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हैज़ एग्जिस्टेड और कैन एग्जिस्ट। तो ये कोई डिटरमिन नहीं कर सकता कि मौजूदा जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू हो रही है, और उसमें उसको कहाँ से हमें लेना चाहिए, इसको कोई भी डिटरमिन नहीं कर पाया। तो हिस्ट्री इज़ वेरी लॉन्ग। इसमें आप जो ग्रीक्स हैं उनका टाइम भी शामिल कर सकते हैं, मुस्लिम जो एंसेंट्स हैं उनका भी कर सकते हैं। ठीक है, so it is flowing vibrant report of past events which involves an analysis and explanation of these occurrences with the objective of recapturing the nascent personalities and ideas that influence these events। उसमें वो सब लोग शामिल कर सकते हैं जिनसे हमें डाटा अवेलेबल हो, चाहे वो ऐसे लोग हों जो जो पर्सनैलिटीज़ हों या आइडियाज़ हों या इसके जो भी रिपोर्ट्स हों, उनको शामिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम फॉर हिस्टोरिकल सर्च। तो हिस्टोरिकल सर्च जो है, हिस्टोग्राफी जो है, इसमें 3 मेजर स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो मैं यहाँ स्लाइड चेंज कर दूँ, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला बेटा स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डाटा का, दूसरा क्रिटिक्सिज्म ऑफ डाटा, और तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड रीडेबल नैरेटिव फॉर्म्स। तो पहला जो स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा में, इसमें बेटा बेटा हम डाटा कलेक्शन करते हैं 2 सोर्सेज से। एक जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स है, और दूसरा जो सोर्स है वो सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स की डिस्कशन मैंने कल भी की थी कि हमारे पास जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, जिसमें वो लोग खुद शामिल होते हैं जो उस हिस्ट्री में उस चीज़ का डायरेक्टली हिस्सा रह चुके होते हैं इस इवेंट का। और सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो कि उन्हीं की तरफ से होता है, लेकिन वो लोग जो इसका हिस्सा रह चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई बुक लिखी होती है, कोई आर्टिकल लिखा होता है, कोई रिपोर्ट पेश की होती है,
या कोई इंटरव्यू दिया होता है किसी वीडियो में या ऑडियो में फॉर्मेट में, तो वो खुद मौजूद नहीं है या खुद हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स या इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स या ऑडियो वीडियो, उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, क्योंकि हम वो उन्हीं से ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जबकि जो क्रिटिसिज्म और डाटा है इसमें एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है और इंटरनल क्रिटिसिज्म है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म वो होता है जो कि दूसरे लोग करते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म वो होता है जो हमारे फील्ड के लोग करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऐसे लोग जो किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हैं वहाँ पे हमारे काम पे, क्योंकि बहुत सारे देखें हिस्ट्री जो है वो सिर्फ हिस्ट्री वाले नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हिस्ट्री जो है वो मल्टीपल जोग्राफी वाले भी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और उर्दू वाले भी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशन वाले भी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, सब डिसिप्लिन के जो लोग होते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो अपने डिसिप्लिन के अलावा अगर कोई दूसरा डिसिप्लिन का पर्सन हमारे को काम पे क्रिटिक्स करता है, उसको हम एक्सटर्नल क्रिटिक्स कहेंगे, और जो हमारे अपने फील्ड जैसे एजुकेशन वहाँ से क्रिटिक्स करता है वो इंटरनल क्रिटिक्स होगा। और फिर उसमें यह कि प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड रीडेबल नैरेटिव फॉर्म्स हैं, उसमें फिर हम उसको डेफिनेटली हमारा मकसद तो रिसर्च करने का, उसको डाटा को प्रेजेंट करना होता है और उसको उस फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है जिसको दूसरे लोग अंडरस्टैंड कर सके। उसके लिए हम उसको रीडेबल नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरे लोग से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट मेरी जो स्लाइड है इसमें है भी सी वही बात है प्राइमरी सोर्स की और सेकेंडरी सोर्स की। और उसमें जो प्राइमरी सोर्स है उसमें बेटा आपके पास यहाँ पे डिफाइन किया हुआ प्राइमरी सोर्स इज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ द बेस्ट एविडेंस, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स अगर हमें मिलता है किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में या सॉर्ट ऑफ जो भी अक्रेंस हुई है माजी में, तो वो दैट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट रिक्वायर्ड एंड मोस्ट अप्रिशिएबल। अगर कोई रिसर्चर यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी बड़ी एफर्ट होती है। सो वन प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज़ पार्टिसिपेटेड हु वाज अ पार्टिसिपेंट इन अ direct witness to a event being described, इसको हम कहेंगे बेस्ट एविडेंस जो कि प्राइमरी सोर्स है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसमें सेकेंडरी सोर्स है, और इसमें पहले फिर बता चुका हूँ कि सेकेंडरी सोर्स का ताल्लुक किस चीज़ से है। सेकेंडरी सोर्सेज आर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जर्वर or the participant of the event, object or condition. So a document prepared by that particular person who was not a direct witness to an event but who obtained his or her description of the event from somewhere else. तो इसमें यह है कि वो जो पर्सन है वो खुद तो उस इवेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बारे में उसने किसी से पूछा है, किसी से बात की है और उसके बाद उसने कोई राइट अप किया है, तो उसको हम फिर सेकेंडरी सोर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप दूसरों के आइडियाज़ को स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने के बाद अपने अल्फाज में जब लिखते हैं तो वो जो आपकी तरफ से बात होती है वो सेकेंडरी सोर्स होता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज में क्या चीज़ें शामिल हैं, ये बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें मेरा डॉक्यूमेंट है उसका हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी बुक्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स हैं, ऑरल स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, और उसके बाद जो है रिकॉर्ड एंड रेलिक्स हैं जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉरगेटिंग ऑफ फाइल्स होती है, उसको हम उसका हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रिटिक्स ऑफ डाटा है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है क्रिटिक्स ऑफ डाटा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल क्रिटिक्स की बात की है, इन्वॉल्विंग फाइंडिंग आउट इफ द सोर्स मटेरियल इज जेन्युइन एंड इफ पॉसिबल टेक्सचुअल इंटेग्रिटी। और इंटरनल में बताया गया कंसर्न विद द एक्यूरेसी एंड मीनिंग ऑफ द डाटा कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो external criticism that involves of finding out if the source data or material is genuine and it possesses textual integrity, यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, अगेन इसको डिफाइन किया है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बीइंग अ हिस्टोरिकल रिसर्चर। आपने और मैंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो सोर्स मटेरियल है उसकी जेन्युइनिटी हो, और उसके लिए इसकी जो पोजेशन ऑफ टेक्सचुअल इंटेग्रिटी वो वही हो, यानी वही डॉक्यूमेंट है जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि ये फलां डॉक्यूमेंट है, फलां ऑथर ने या फलां स्कॉलर ने इसको बताया है, ठीक है। जबकि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है दैट इज द डॉक्यूमेंट बेसिकली दैट इज कंसर्न विद एक्यूरेसी एंड मीनिंग ऑफ द डाटा कंटेन इन डॉक्यूमेंट। जो को डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसको हम कहेंगे, ठीक है।
यानी जो डॉक्यूमेंट के अंदर डेट्स गिवन है, जो टाइम गिवन है, जो उन्होंने बातें हिस्ट्री के तौर पे मेंशन की हैं, क्या वो ठीक है या ठीक नहीं है, यानी उसकी इंटरनल क्रिटिसिज्म के तौर पे यहाँ पर फाइंड किया गया। नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा आपकी, यहाँ पे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बारे में उन्होंने कहा है कि इज़ इट जेन्युइन, कि जो बात कही जा रही है, मतलब ये बात कही है गुड एंड स्केट्स ने 1972 में, who was the author, what were his general qualification as a reporter, and what were his special qualification disqualification as a reporter of the matter related। तो ये बात ये है कि जो बात कह रहा है, क्या वो जो बात कही जा रही है वो बंदा जेन्युइन है, इस चीज़ को उसके काम को एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसको बतौर एविडेंस हिस्टोरिकल रिसर्च के हिस्सा बनाने के लिए, यहाँ पर इसका पर्पज ये है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें एक और इसमें इस क्वेश्चन को बताया कि हाउ सून आफ्टर द इवेंट वाज डॉक्यूमेंट रिटन। तो जिस इवेंट को ये डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या वाकई उस वक्त वो मौजूद था बंदा वहाँ पे, और कितने अरसे बाद लिखा गया है, मतलब कितने सालों बाद उस चीज़ को प्रोड्यूस किया गया, इस रिपोर्ट को या डॉक्यूमेंट को, एंड हाउ वाज द डॉक्यूमेंट रिटन। तो उस डॉक्यूमेंट को रिटन पब्लिश कहाँ किया गया, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, या किसी रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश किया है, बुक में पब्लिश हुआ है, किस तरह किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट जो राइट हुआ है, या किसी की डायरी, पर्सनल डायरी है, उसमें ये लिखा हुआ है। हाउ इज डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स। तो क्या इस डॉक्यूमेंट का जो किसी और डॉक्यूमेंट में एविडेंस मिलती है, रेफरेंस मिलता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक्सटर्नली इसका उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद की जो मेरा स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट डज इट मीन इन इंटरनल क्रिटिसिज्म। इट मीन्स के जो डॉक्यूमेंट हमें मिला है उसका जो इंटरनल जो लिखा हुआ कंटेंट है वो क्या है, व्हाट वाज द ऑथर अटेम्प्टिंग टू से। वो जो ऑथर है उसका इस डॉक्यूमेंट को लिखने का मकसद क्या है, वो क्यों लिख रहा है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड व्हाट थॉट वाज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, और वो कौन सी बातें हैं जो वो कन्वे करना चाह रहा था, उसके माइंड में क्या था जो वो लिखना चाह रहा है, एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस और इंटरप्रिटेशंस कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड्स। और वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स लिखी हैं, पैसेज लिखी हैं, हम उससे क्या अपने तौर पे इन्फर कर सकते हैं, यानी हम अपने तौर पे क्या राय बना सकते हैं अपनी इन्फ्लुएंस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, कि भाई ये बात कैसे वो कह रहा है, क्यों कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो स्लाइड है उसमें इसी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बारे में अगेन बताया गया है कि जब हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हैं, सॉरी इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं, तो इसमें ऑल्दो इट मे बी जेन्युइन डज इट रिवील अ ट्रू पिक्चर। ये ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्यूमेंट मतलब मैंने ही लिखा है या किसी और ने लिखा, किसी ऑथर ने लिखा है, ये हमें कंफर्म हो गया ऑथर ठीक है, उसने ये जो लिखा ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन उसके अंदर रहते हुए उसने जो पिक्चर प्रेजेंट की है, जिस बात पे उसने कमेंट्री की है, या जो भी उसका कंटेंट लिखा है, वो किस हद तक उस पिक्चर को, उस एनवायरनमेंट को, उस कंडीशन को, उस इवेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रूली। ठीक है, सही सेंस में। एंड व्हाट अबाउट द राइटर, और उसकी जो राइटर है वो खुद कितना एक्सेप्टेबल है, उसकी अपनी क्या सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी है, क्या हम उस पर वाकई रिलाई कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो बायस्ड है, यानी उसके अपने कोई अज़ाइम थे, वो आप खुद किसी मिशन पे था, वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसके अंदर बायसनेस थी, और वो अपनी किसी ग्रुप को या थॉट ऑफ ग्रुप को वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, या अपने ही मज़हब को, या अपने अकीदे को, या अपने बिलीफ को, या अपनी सोसाइटी को वो प्रेफरेंस देना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें थोड़ा सा डाउटियस होकर देखना पड़ता है कि जो राइटर जो बात कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, was he honest, competent, unbiased, actual, acquainted with the facts, or was he too uh, antagonistic, honest, और टू सिंपैथेटिक टू गिव अ ट्रू पिक्चर। तो ये भी हो सकता है कि समटाइम हम बायस होते हैं, किसी खास ग्रुप से हमारी फिलेशन होती है, स्कूल ऑफ थॉट से हमारी फिलेशन होती है, तो उसी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम पिक्चर की एक नई जो शेप है वो सामने ले आते हैं, ये पिक्चर एक और पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, या जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स होते हैं उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिड ही हैव एनी मोटिव फॉर द डिस्टोर्टिंग द अकाउंट्स। तो ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के खुद से जो बातचीत है, या जो भी बात है, या जो भी जिस कंटेंट पे बात हो रही है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको गलत मलत लिख रहा है। तो वाज द सब्जेक्ट टू प्रेशर, फियर और वैनिटी। तो ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर किसी खास किस्म का प्रेशर हो, या उसे कोई लालच दिया गया हो, या उसे कोई खौफ हो। तो ये बातें हमें देखना पड़ेंगी जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं।
और हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट डिड ही वेट रिकॉर्ड ऑफ द हिज टेस्टिमनी, जो डॉक्यूमेंट उसने प्रोड्यूस किया है, डॉक्यूमेंट को टेस्टिमनी भी कहते हैं, उसको वो जो उसने लिखा है, तो कितने अर्से बाद हुआ है जो इवेंट हुआ था, एंड वाज ही एबल टू रिमेंबर एक्यूरेटली व्हाट हैपेंड, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने सालों बाद उसके लिए तमाम वाक़यात को, तमाम बातों को उसी तरह से याद रखे जैसे वो थी, और वाज ही इन एग्रीमेंट विद द अदर कॉम्पिटेंट विटनेसेस, और ऐसे उसके जो अदर जो भी विटनेसेस हमें एग्जिस्ट, जब हम स्टोरी का सर्च करते हैं तो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें डाटा मिलता है ना, तो वो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट विटनेसेस हैं, क्या उससे भी उसकी बातचीत जो है, जो उसने लिखा हुआ है, वो उससे एग्री करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को माइंड में रख के फिर हम उसकी जो इंटरनल इंटेग्रिटी है उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जो स्लाइड है दैट इज अबाउट राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल सर्च, तो उसमें ज़रा मैं 1-2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ।